नमस्कार। हम क्रिया के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली चर्चाओं में कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद पढ़े हैं, अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा, उसके प्रकार, उदाहरण से वाकिफ हो चुके हैं। आज हम अकर्मक क्रिया के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है जिसमें कर्म की संभावना न हो, अर्थात वैसी क्रियाएं जिसमें कर्म की संभावना न हो अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इसे हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार भी कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, सोना, चलना, मुस्कुराना वगैरह वगैरह। यहां पर मैं बतला देना चाहूंगा कि अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। वाक्य में जो क्रिया है उसमें क्या या किसको ला के प्रश्न कीजिए। यदि उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है, अन्यथा अकर्मक क्रिया। तात्पर्य कि क्रिया में क्या या किसको लाकर प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता है तो वे क्रियाएं अकर्मक होती है। आप इन क्रियाओं में क्या या किसको ला के प्रश्न कीजिए। जैसे वह हंसता है, क्या हंसता है कहने से कोई उत्तर नहीं मिलता है, इसीलिए हंसना अकर्मक क्रिया है। उसी तरह से रोना, दौड़ना, सोना, चलना, मुस्कुराना, इन क्रियाओं में भी क्या या किसको ला के प्रश्न कीजिएगा तो कोई उत्तर नहीं मिलता है, इसीलिए ये सब के सब अकर्मक क्रियाएं हैं। ये अकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक है पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया वह पूर्णतः अकर्मक होती है। वैसी अकर्मक क्रिया को अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए ऐसी अकर्मक क्रियाएं पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अर्थात वह क्रिया स्वयं में पूर्ण है। जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, आना, जाना वगैरह वगैरह। इस पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी दो भेद माने गए हैं। एक है स्थिति अथवा अवस्थाबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया तथा दूसरा भेद है गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। स्थिति अथवा अवस्थाबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया, इस प्रकार के अकर्मक क्रिया से कर्ता में गति का बोध नहीं होता है, अपितु उसकी स्थिति, दशा या अवस्था का बोध होता है। कर्ता की क्या दशा है, क्या अवस्था है, उसका बोध होता है। जैसे लड़कियां हंस रही हैं, इस वाक्य में लड़कियां कर्ता है और हंस रही है क्रिया है। इस लड़की में गति का बोध नहीं होता है, अपितु इस लड़की की अवस्था का बोध होता है कि वह हंस रही है, वह हंसने की अवस्था में है। अन्य वाक्य देखिए, बच्चे रो रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे कर्ता है और रो रहे हैं क्रिया है। इस रोना क्रिया से बच्चे की अवस्था का बोध होता है कि वह रो रहा है या कष्ट में है। इसमें बच्चे की गति का बोध नहीं होता है, बच्चे की अवस्था का बोध होता है कि वह रो रहा है, उसकी दशा का बोध होता है कि वह रो रहा है। वैसे ही सब सो रहे हैं, इस वाक्य में सब जो है सो करता है और सो रहे हैं क्रिया है। इस सो रहे हैं से यह बोध होता है कि सभी स्थिर अवस्था में है और उसकी अवस्था है सोने की। इसीलिए हंसना, रोना, सोना, ये सब जो है अकर्मक क्रियाएं स्थिति अथवा अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। पूर्ण अकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। इस प्रकार की अकर्मक क्रिया से संबंधित जो कर्ता होता है उसमें गति का बोध होता है। वह क्रिया
यह बोध कराता है कि कर्ता गति की अवस्था में है, स्थान परिवर्तन की अवस्था में है। इसीलिए ऐसी क्रिया को गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम परिभाषा के रूप में कहते हैं वे पूर्ण अकर्मक क्रियाएं जिनको संपादित करते समय कर्ता गतिशील स्थिति में होता है, तो वह गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे लड़के मैदान में दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं? लड़के। तो लड़के यहां पर क्या है? कर्ता है, और दौड़ते हैं क्रिया है। इस दौड़ते हैं क्रिया से इस लड़के में गति का बोध होता है, और यह दौड़ते अकर्मक क्रिया है। इसीलिए यह दौड़ते जो है गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। अन्य वाक्य देखिए, मैं पटना जा रहा हूं। कौन पटना जा रहा है? मैं यहां पर कर्ता है और जा रहा हूं क्रिया है। इस जा रहा हूं क्रिया से यह बोध होता है कि मैं गति की अवस्था में, स्थान परिवर्तन की अवस्था में है। इसीलिए जाना क्रिया जो है वह गतिबोधक पूर्ण कर्म क्रिया के उदाहरण है। उसी तरह से पक्षी आकाश में उड़ रहा है। यहां पर पक्षी करता है और उड़ रहा है क्रिया है। इस उड़ना क्रिया से पक्षी में गति का बोध होता है, इसीलिए यह उड़ना तो अकर्मक क्रिया है ही, गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि दौड़ना, जाना, उड़ना वगैरह जो अकर्मक क्रियाएं हैं उससे कर्ता में गति का बोध होता है। इसीलिए ये सब के सब अकर्मक क्रियाएं गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण का मतलब ही है कि जो पूरा नहीं हो, अर्थात जो स्वयं में पूरा नहीं हो, अर्थात जो अपना अर्थ पूर्णता से व्यक्त करने में असमर्थ हो, तो वैसी अकर्मक क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसे हम परिभाषा के रूप में कहते हैं कि ऐसी अकर्मक क्रियाएं जिन्हें अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी अकर्मक क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे होना, बनना, निकलना, लगना वगैरह वगैरह। हम इसे वाक्यगत प्रयोग कर और भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे वह बीमार है, इस वाक्य से हम बीमार शब्द को हटा देते हैं और कहते हैं वह है। वह है, इस है अर्थात होना क्रिया का अर्थ पूर्णता से स्पष्ट नहीं होता है। यदि इसके पहले अगर बीमार शब्द का प्रयोग करते हैं, ईमानदार शब्द का प्रयोग करते हैं, बेईमान शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इस होना क्रिया का अर्थ पूर्णता से स्पष्ट हो जाता है। जैसे वह बीमार है, अर्थात बीमार शब्द के प्रयोग कर देने से इस होना क्रिया का अर्थ पूर्णता से स्पष्ट हो जाता है। वैसे ही राधा निकली, क्या निकली? इस निकली क्रिया का अर्थ पूर्णता से स्पष्ट नहीं होता है। यदि उसी में अगर हम एक पूरक शब्द बेईमान का प्रयोग कर देते हैं, तो इस निकली अकर्मक क्रिया का अर्थ पूर्णता से स्पष्ट हो जाता है। उसी तरह से जान की लगी, यदि हम जान की लगी कहते हैं तो भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। क्या लगी? स्पष्ट नहीं होता है, वाक्य का अर्थ आधा अधूरा लगता है। यदि इसी में हम ईमानदार शब्द का प्रयोग कर देते हैं कि जान की ईमानदार लगी, तो ये लगना क्रिया का अर्थ पूर्णता से स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए ये लगी जो है यह अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं, अर्थात ये होना, निकलना, लगना, ये सब जो अकर्मक क्रियाएं हैं, ये अपना अर्थ पूर्णता से स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक शब्द का सहयोग लेती है। इसीलिए
ये सब होना, निकलना, बढ़ना, लगना पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। धन्यवाद।